हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर है उसको समझाऊंगी कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद हर एक चैप्टर के दोनों ही बुक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आपको जो रिविजन नोट बनानी है उसमें आप पूरी दोनों बुक तो नहीं डाल सकते, तो सीधी सी बात है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे आपको कवर करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों बुक के अंदर, वो आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगी। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट, अगर आपने इतने भी कर लिए तो आई होप कि आपके 90 आराम से आ जाएंगे, लेकिन इसको ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है आपका टोटल कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपके टोटल है। उसमें आपके फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन जो होंगे, यानी कि फर्स्ट सेक्शन ए जो होगा वो MCQ होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 16 क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलेंगे। 17 और 18 जो होंगे वैल्यू बेस्ड होंगे, जिसमें 4-5 लाइन गिवन होंगे, उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के आंसर आपको लिखने होंगे। कुछ उसके अंदर से मिल जाते हैं, कुछ बाकी आपको चैप्टर्स पता होंगे तो खुद ही आप उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दो आएंगे, 17 और 18, यानी कि 4-4 नंबर के दो, 8 नंबर आपका क्या हो गया, सेक्शन बी। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, यानी कि 4 2 8 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो गया। उसके बाद सेक्शन डी की बात करेंगे तो उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे, 4-4 नंबर के ईच क्वेश्चन, तो 5 4 20 मार्क्स का आपका सेक्शन डी हो गया। सेक्शन ई के अंदर एक मैप का क्वेश्चन होगा और एक कार्टून का क्वेश्चन होगा। मैप के लिए मैं लगातार आप लोगों को टॉपिक दे रही हूँ, हर वीडियो के अंदर 5 से 6 टॉपिक बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस मैप के आएंगे। आप उतने कर लेंगे, मेनली मैं बता दूँ 20 से 25 पॉइंट मैं आपको बता दूंगी मैप के लिए, उन्हीं में से आपके वो 5 पॉइंट एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैप 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो NCERT बुक के जो कार्टून है उनको अच्छे से करना है हमको, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 5 और मैप 5 कार्टून, 10 नंबर का आपका सेक्शन ई हो गया। सेक्शन एफ के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, 6-6 नंबर के होंगे हर एक क्वेश्चन, तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन एफ हो गया। तो यानी कि 16 सेक्शन ए, सेक्शन बी 8 मार्क्स का, सेक्शन सी 8 मार्क्स का, सेक्शन डी 20 मार्क्स का, सेक्शन ई 10 मार्क्स का और सेक्शन एफ 18 मार्क्स के। टोटल आपके कितने हो गए, 80 क्वेश्चन। अब सवाल ये उठता है कि भैया आपको लॉन्ग क्वेश्चन किन में से आने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ 10 लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी, उनमें से डेफिनेटली आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 4 से 5 आपके उन्हीं में से एग्जाम में आ जाएंगे। क्योंकि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन होते हैं, 3 करने होते हैं और क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं। अगर आपने वो 10 क्वेश्चन कर लिए तो जो ऑप्शन वाले होंगे, समझ में आए, वो भी आपको आते होंगे, गारंटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ। बट आप लोग जो भी मैंने पोल साइंस का सीरीज बनाया रिवीजन का, उसको जरूर फॉलो कीजिए। अब आप लोगों के पास गिन के 50 डेज है, 50 डेज में आपको 5 सब्जेक्ट्स है, कई बच्चों के एडिशनल है तो 6 सब्जेक्ट्स है। किस तरह से आपको 10 दिन 8 दिन ही रिवीजन को एक टॉपिक को मिलेगा, तो प्लीज अब आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, बंद कर दीजिए बहाने, दिस इज द लास्ट चांस। इसके बाद आप लोगों को फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा अच्छा स्कोर करने का। उसके बाद सिर्फ आप लोग पासिंग मार्क ला सकते हैं, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बहुत ही बीत चुका है। अब आपके पास फिंगर पे गिन के दिन है, एक भी दिन अगर वेस्ट करे तो इसका मतलब है आपने जो गोल बनाया उससे आप काफ़ी पीछे हो जाओगे। इसीलिए आप लोगों को ईमानदारी के साथ पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंसली मेंटेन करना है। क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने पूरे साल नहीं किया, लेकिन अगर अब भी वो जाग जाएंगे, अब भी वो लगातार 6-6 घंटे अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से उनकी सारी रिविजन कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, ये तो मार्क्स होगी 80 मार्क्स। पेपर का पैटर्न कैसे होंगे, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से मैंने बताया। हर एक सेक्शन की जो डिवीजन बताया, क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 80 मार्क्स का पेपर का पैटर्न कैसा है। उसके बाद जो दोनों ही बुक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आप हर एक चैप्टर के अंदर वो क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपने NCERT बुक 2-3 बार रीड किया होगा, MCQ के लिए भी डीपली पढ़ा होगा, बट अब आपको क्या करना है, किसको अच्छे से लर्न करना है, किसको रिवीजन नोट में भी लिखना है, आपको वो टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको पता ही है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जो 2 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन है वो इसमें से ही आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोल्ड वॉर और नैम, ये 3 टॉपिक आपको फर्स्ट बुक में बेसिकली करना है फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में आपके कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ USSR डिसइंटीग्रेशन, 6 नंबर में क्वेश्चन, या तो उसके कॉजेस आते हैं
कि क्यों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया या उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, क्या वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में इसका परिणाम हुआ। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको दोनों ही प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको अरब स्प्रिंग करना है, फर्स्ट गल्फ वॉर करना है और शॉक थेरेपी आपको इस चैप्टर के लिए करना है। तो लॉन्ग के लिए आपको ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करना है, शॉर्ट के लिए आपको ये 3 टॉपिक प्रिपेयर करना है। चैप्टर 3 में आपको पता है अल्टरनेटिव जो है आपके जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है उसका चैप्टर का नाम बदल दिया गया है, एक नया टॉपिक ब्रिक्स को ऐड कर दिया गया है। तो इसके अंदर आपको पता है 4 है बेसिकली, ईयू, आसियान, सार्क और ब्रिक्स, यानी कि 1 2 3 4। इन सभी के आपको क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए, फाउंडिंग डेट कब बने और कौन कौन इसके मेंबर है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ईयू के अंदर स्पेशली मैं बता रही ईयू के अंदर कि ईयू जो है यूरोपियन यूनियन काफ़ी तेज़ी से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो उसके आपको अच्छे से करना है कि मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 4 आपका जो है वो डेमोक्रेसी वाला, साउथ एशिया के अंदर जो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश उनकी डेमोक्रेसी अच्छे से करनी है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रही। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है कि आखिर पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं रह पाई ये, और बाकी तो करना ही है कि कैसे मिलिट्री और डेमोक्रेसी के बीच में घिंचातानी चलती रही, नेपाल में किस तरह डेमोक्रेसी बहाल हुई और बांग्लादेश में कैसे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको श्रीलंका का टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे एथनिक्स कन्फ्लिक्ट है, डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपको इसलिए थोड़ा सा जो लिटरेसी की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा देखना है, क्योंकि इंडिया और जो तमिल है उसको मतलब उस इशू के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए श्रीलंका को आपको स्टडी करना है। चैप्टर 5 में आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, यूएन को क्यों बनाया गया था, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन टोटल 6 हैं, बट आपको बेसिकली 2 ही अच्छे से करना है, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। उसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर वीटो पावर है, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से करना है। उसके बाद अगर एजेंसी की बात करें तो ये 4 एजेंसी के ऊपर कम से कम 5-5 लाइनें आपको रिवीजन नोट्स में बना लेना है। जैसे WHO कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ILO, यूनिसेफ और यूनेस्को, ये 4 एजेंसी के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद चैप्टर 6 जो है ग्लोबलाइजेशन है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन करना है, और बाकी उसके बाद पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली जो उसके कॉन्सिक्वेंस करना है। वर्ल्ड के कंटेस्ट में भी और भारत के कंटेस्ट दोनों में ही आपको प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपके जो बुक फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जिन्होंने पूरे साल नहीं भी पढ़ाई किया, जिनके पास टाइम कम है, वो अब से पढ़े, तो भी आप लोग इन टॉपिक को अच्छे से कर लो। और MCQ के मैंने जो 120 क्वेश्चन बनाए हुए वो MCQ प्रिपेयर कर लो, तो आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। MCQ डेफिनेटली उन्हीं में से आपके 16 क्वेश्चन आ जाएंगे अगर 100 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, और 100 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6-6 मार्क्स के जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए, उतना भी कर लोगे तो आपके बहुत आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट कंटेंट पे थोड़ा काम कीजिए ताकि अच्छा आंसर लिख सको। उसके बाद हम बुक सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपको पता है वही हमारा चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। उसके अंदर आपको सबसे पहले 3 चैलेंजेस करना है, उसके बाद पार्टीशन का जो प्रोसेस है वो करना है, उसके बाद पार्टीशन के क्या परिणाम हुए वो भी आपको मैं करा चुकी हूँ, नहीं आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, टाइम कम है आप लोगों के पास। उसके बाद आपको पता है इंटीग्रेशन के अंदर 4 दे रखा है, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद, तो उसमें आप 2 अच्छे से कर लीजिएगा, हैदराबाद और कश्मीर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज के कंटेस्ट में तो कश्मीर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के अंदर पता है आर्टिकल 370 को हटाया भी गया, तो कश्मीर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये जो लास्ट टॉपिक है उसको आपको करना है। उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर मैंने चैप्टर 4 लिखा है, चैप्टर 4 में बहुत सारे टॉपिक है, 3rd और जो 2nd है वो छोटे हैं। 2nd के अंदर मेन जो है नीति आयोग ही है, क्योंकि NDC भी दे रखा है, बट NDC बहुत छोटा टॉपिक है आपका, जो मैं कह रही 1 घंटे के अंदर चैप्टर 2 हो जाएगा, उसमें आपको नीति आयोग ही पढ़ना है और NDC थोड़ा सा आपको स्टडी करना है। उसके बाद चैप्टर 3 में नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। रिलेशनशिप 4 दे रखा है कि, लेकिन आपको 2 अच्छे से करना है, चाइना के साथ और इजराइल के साथ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया अमेरिका हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो नया टॉपिक है इजराइल के साथ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। उसके बाद चैप्टर 4 जो है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया,
उसमें पहला क्वेश्चन तो वही आता है, कांग्रेस 3 फर्स्ट जनरल इलेक्शन में अपना डोमिनेंस क्यों मेंटेन करके रखा। फिर उसके बाद आपको बदल करना है कि 1967 के इलेक्शन, 1977 के इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप छोटे क्वेश्चंस के लिए वन पार्टी सिस्टम तो नहीं आपके कोर्स में, मल्टी पार्टी और कॉलिजन गवर्नमेंट, ये सारे आप छोटे छोटे टॉपिक के लिए इसको याद कर सकती हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया न्यू कंटेंट के अंदर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, इनके भी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखा है। उतना ही जितना मैं लिखवा उतना ही पढ़ लीजिए, उसके बाहर कुछ भी उसमें से कंटेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 के अंदर ये करना है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इन टॉपिक को छोड़ना नहीं है। बाकी जो टॉपिक है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर आप लोगों को इतना फोकस नहीं करना है। चैप्टर 5 के अंदर कॉजेस ऑफ एमरजेंसी, कि एमरजेंसी क्यों लगा था, उसके क्या परिणाम हुए, और 3 डेमोक्रेटिक जो अपसर्ज है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 3 कब कब हुए और तीनों के अंदर क्या क्या था। एंड नेक्स्ट है राम मंदिर जो है अयोध्या कन्फ्लिक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है राम मंदिर का जो फैसला अभी रिसेंटली आया है और देश में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है राम मंदिर। तो राम मंदिर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एनडीए आपको पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, बट आपको थर्ड एंड फोर्थ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मंडल कमीशन प्रिपेयर करना है। और यूपी आप रीड कर लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड करना है तो आपको सेकंड और थर्ड पढ़ लीजिएगा, बट यूपीए को आप सिर्फ रीड करने के रख सकते हैं, बट एनडीए को जरूर करना है, ठीक है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, इसीलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर कर लो तो जितने भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं में से कवर हो जाएंगे। बाकी के जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। एमसीक्यू के लिए, क्योंकि आपको लगता होगा डिटेल में तभी पढ़ेंगे जब एमसीक्यू कर पाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोग एनसीईआरटी के पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैंने 100 एमसीक्यू की क्वेश्चन बना रखे हैं, आप वो कर लेंगे तो 16 क्वेश्चन जो है आपके लोगों के जो 16 ही एमसीक्यू आने डेफिनेटली उसमें से आपके आ जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, और भी किसी तरह की कोई ज़रूरत हो, कार्टून और मैप बहुत जल्दी 15 मार्च तक आपको वो सब भी मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत हो, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।